हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। राइट, पांचों केस आप समझ चुके हैं, पंजे को आप जानते हैं, जिसका कोड ही हमने क्या याद किया था? कोड। ठीक है जी, तो पांचों केस का कोड ही क्या था? कोड था। राइट, और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने को हम क्या बोलते थे? इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हम हटाएंगे, पीछे जो पर्दे के पीछे मिलेगा उससे सजा मिलेगी। राइट, बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक था सर, मजा ही आ गया था। आज बिना समय गवाए हमें शुरू करना है बहुत ही हल्का फुल्का लड्डू टॉपिक, और वो है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी, जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ते आए हैं, 12th में पढ़ते आए हैं, और अकाउंट्स वाले सर ने आपको बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ाया है कि हमारे इंडिया में कितने तरह की कंपनीज होती हैं। तो भाई और बहनों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना। अगर आप इस SRK को देखेंगे, राइट, तो आपको लगेगा सर पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, पर हमें डिटेल में जाना है, गहराई में जाना है, और जानना है सर कि कंपनी कितने तरह की हो सकती है। राइट, तो सीधा बात करते हैं। यहां तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, होल्डिंग भी होती है, सब्सिडरी भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिटेल में पढ़ेंगे, है कि नहीं? प्राइवेट, पब्लिक, OPC, ये सब आप जानते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी के बेसिस पर कौन सी कंपनीज डिफाइन की गई है, और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों ही मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, विद डिटेल डिस्कशन किया था, ताकि बाद में ये दिक्कत ही ना आए। सर लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बिना पढ़े आप याद कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। कितने तक लिमिटेड रहती है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। और ये शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा कब लगाते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब कंपनी चल रही होती है, चल रही होती है तब ये पैसा लगाते हैं। यानी मैं भी इन्हीं में कवर होता हूं। मैं जब किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मैं उसके मरने का, उसके वाइंड अप का इंतजार नहीं करता। मैं तो जब वो चल रही है तभी शेयर खरीदता हूं। जैसे मेरे पास, मैंने बताया, इंडियन ऑयल के शेयर हैं, मारुति के शेयर हैं, रिलायंस के भी शेयर हैं। तो ये सारी कंपनी चल रही है, तो मैं इनमें पैसा लगा रहा हूं, तो मैं शेयर होल्डर कहलाया जाऊंगा उस कंपनी का जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी मुझे कंपनी को कब पैसा देना है? मुझे कंपनी को जब पैसा देना है जब कंपनी मुझे कॉल करके बोलेगी सर आपका जो कॉल्स इन एरियर है, जो अभी अनपेड अमाउंट है, जिसे आप अकाउंट की भाषा में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर है, जो अभी बकाया है, वो दे दो। मान लो 2 रुपए की कॉल बाकी है, ठीक है, और मेरे पास 1 लाख शेयर है, ठीक है, तो मैं 2 लाख रुपए कब दूंगा? जब कंपनी मुझसे मांगेगी, ठीक है ना। तो मेरी अनपेड वैल्यू कितनी है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कितना है? 2 लाख रुपए। तो जब कंपनी मुझसे मांगेगी तब मैं कंपनी को दे दूंगा। कंपनी कब मांगेगी? एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ और एट द वाइंड अप, जब कंपनी का मन करे कंपनी मुझसे पैसा मांग सकती है। और जिन कंपनीज ने पैसा मुझसे सारा ले लिया है ना, ये सारे के सारे पैसे अभी दे दो और शेयर ले लो, तो फिर मेरी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? उतनी ही लिमिटेड है जितनी मेरी शेयर्स की वैल्यू है। अगर इंडियन ऑयल कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, राइट, और मेरे पास 100 शेयर ही हैं, तो मेरी वैल्यू कितनी हुई? 10,000। तो भैया 10,000 रुपए ही कंपनी रख सकती है। अगर कंपनी डूबती है उससे ज्यादा मुझे नहीं देने, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। राइट, तो देखो यही बात लिखी है सेक्शन 222 यानी सेक्शन 2 है ना, राइट, of the Company Act 2013 defined that when the liability of the member of the company is limited by its memorandum association to the amount unpaid, अगर कोई है unpaid on the share held by them is known as company limited by shares. Simple and शानदार। 10
इंप्लाइज दैट मीटिंग द डेट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी चुकाने की नौबत आती है, शेयर होल्डर में बी कॉल्ड अपॉन टू द कंट्रीब्यूट ओनली एक्सटेंड ऑफ अमाउंट विच रिमेन अनपेड, जो रिमेन अनपेड यानी जो कॉल इन एरियर है, यानी कि इतने रुपए अगर अनपेड है तो ही कंपनी क्या करेगी, मुझे कॉल करेगी। His separate property cannot be compressed to meet the company's debt. Separate property समझ रहे हो, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी, घर का फ्रिज, टीवी, बच्चे के खिलौने, चांदी के चम्मच, बीवी के गहने, बीवी बच्चे नहीं, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं बात। तो क्या बोला गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कंपनी के डेट के लिए नहीं लगा सकते। इट मे बी वर्थवाइल टू नो, इट मे बी वर्थवाइल टू नो थ्रो शेयर होल्डर इज द कोनर ऑफ द कंपनी, ये बात मैंने बहुत डिस्कस की, आपको बहुत डिस्कस है ना। अगर शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, राइट, और कोनर मतलब मान लो मैंने, राइट, और मेरे भाई ने, भाई मिलकर कंपनी के शेयर ले लेते हैं, तो हम दोनों कंपनी के शेयर के क्या हो गए, हिस्सेदार, को ओनर, ठीक है ना, राइट। अगर को ओनर भी है या ओनर भी है, कंपनी की एसेट्स के नहीं माने जाते, ही इज नॉट ओनर ऑफ द कंपनी एसेट। याद आ गया, मैं रिलायंस के शोरूम में जाके बोल रहा हूं जियो वालों से, तुम्हारा लैपटॉप मेरा है भैया, घर ले जा रहा हूं मैं, मुझे बहुत पसंद आया ये, ऐसा नहीं कर सकता। आईओसी के पेट्रोल पंप पे जाकर एक मशीन से नहीं लिपट जाऊंगा कि भैया ये तो मेरे नाम की मशीन है, ये तो मेरे नाम पे ही चलेगी क्योंकि मैंने तो शेयर ले रखे हैं आईओसी के, ना मुन्ना ना, बात याद आ चुकी होगी, राइट। यानी कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के असेट्स का ओनर नहीं बनता, वो बेचारा सिर्फ वोटिंग में, याद आ गया, रिलायंस जियो दंदनादन इन पाकिस्तान, राइट। तो ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन विद द कंपनी, भैया ओनरशिप तो कंपनी की है क्योंकि वो कंपनी के नाम से खरीदी गई है एसेट, बिकॉज ऑफ इट नेचर एज अ लीगल पर्सन, क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन होता है। द एक्सटेंट ऑफ द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द शेयर होल्डर कैन एज को-ओनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग, ठीक है जी बात। तो राइट्स एंड ड्यूटी तो जो भी होती है शेयर होल्डर की, वो शेयर होल्डर के हिसाब से ही देखी जाती है, ठीक है। अब बच्चों वाली बात है सर, बच्चों वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली बात देखो ध्यान से, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है जी, गारंटी, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके, नहीं कर चुके, है ना, टुच्ची मुच्ची बात है कि नहीं है। यानी कि 221, है ना, हम कौन है, भाई, इसलिए सेक्शन 2/22, इससे पहले क्या था, सेक्शन 2/22, ठीक है ना। भाई शेयर लेते हैं जिस कंपनी के 2/22, और ज्यादातर हम लोग, आप और मैं, कौन से शेयर लेते हैं, सेक्शन 2/22 के हिसाब की जो कंपनी होती है उनसे ही लेते हैं। ये ऐसा तो मैंने आज तक किया भी नहीं, और मेरी जानकारी में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये काम किया हो 221 वाला, ठीक है ना, राइट। यानी कि आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सबसे खतरनाक बात, इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि याद आया होगा एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐप बनाने वाली जो कंपनी होती है, ठीक है, वो तो आजकल बच्चे भी ऐप बना रहे हैं, याद आ रहा है, बच्चा भी बेचारा ऐप बना रहा है कि भैया मैंने तो ऐप बना दी, मैं कोडिंग सीख गया 10 साल की उम्र में, ठीक है। तो बच्चे भी आजकल अगर ऐप बना रहे हैं, तो ऐप बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा लैपटॉप लो, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आप ऐप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी ऐसी कंपनी होती है जिन्हें इनिशियल स्टेज पे पैसा नहीं चाहिए होता, हाँ सर याद आ गया, इनिशियल स्टेज पे पैसा नहीं चाहिए होता, हाँ, लेकिन हो सकता है जब वाइंड अप हो रही हो, तो वाइंड अप क्यों होती है कंपनी, क्योंकि उसकी एसेट्स कम रह जाती हैं, लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, या फिर वो अपना बिजनेस चला नहीं पा रहे तो लॉसेस चलते जाते हैं, तब पैसे की जरूरत होगी, तो भैया तब पैसा मांग लूंगा। तो मैं अपने शेयर होल्डर से कहता हूं, भाई मुझे पैसा अभी मत दे, जब मैं चल रही हूं, है कि नहीं बात। तो कंपनी बोलेगी जब मैं चल रही हूं, धनाधन चल रही हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम मुझे पैसा मत दो। लेकिन जब वाइंड अप होने की कभी जिंदगी में नौबत आए या बंद हो जाऊं, तब मुझे पैसा देना, मुझे बस इस बात की गारंटी दे दो आप, गारंटी, है ना, गारंटी दे दो बस। तो कुछ लोग इस बात की गारंटी दे देते हैं, और वो घर परिवार टाइप के लोग ही होते हैं जो गारंटी देते हैं, भाई बंद होने पे तुझे पैसे देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भी लोग गारंटी दे रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बात सर समझ में आ चुकी है, राइट। और वो जो गारंटी का अमाउंट है वो किसमें लिखा जाना है, ऑब्वियसली बात है कंपनी का जो मेमोरेंडम है, आगे मेमोरेंडम को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें अमाउंट लिखा जाएगा कि भाई साहब मिस्टर एक्स ने, है ना, इतने रुपए की गारंटी दे दी, है कि नहीं बात, राइट।
थॉर ने इतने रुपए की गारंटी दे दी, राइट, तो वो सब लिखा जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर गारंटी इज लिमिटेड टू द स्टुपुलेटेड, लिखे ना बात, जो बात स्टुपुलेटेड यानी कि बताई जाएगी, मेंशन इन द मेमोरेंडम, यानी कि कितना अमाउंट मुझे वाइंड अप पे देना है ये मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टुपुलेटेड सम, यानी कि अगर किसी मेंबर ने लिखवा दिया, शेयर होल्डर ने लिखवा दिया कि भाई 5 लाख रुपए की गारंटी है मेरी, तो 5 लाख रुपए से ऊपर की कॉलिंग उसको नहीं की जाएगी। भाई साहब आप 7 लाख दे दो, अच्छे लग रहे हो देखने में, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अमीर टाइप की फीलिंग आ रही है आपको देख के, तो भी अमीर हो भी तो भी वो 5 लाख ही देगा। कॉमन फीचर बेटा आप सुनो ध्यान से मुद्दे की बात। अब जो दो हमने कंपनी पढ़ी, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, उनकी कॉमन बात क्या है, यानी एक जैसी बातें क्या है। गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी, ये कोई बताने वाली बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी, बताने वाली बात है क्या, है कि नहीं बात। लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लायबिलिटी तो लिमिटेड है ही। अगर मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं आईओसी के, तो भैया मुझे उतनी ही लायबिलिटी देनी है जितना अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। और गारंटी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख ही है जितने की गारंटी दी है, तो लायबिलिटी तो लिमिटेड है ही, हमें पता है भैया, ठीक है ना। इन केस ऑफ लेटर, ठीक है ना, राइट, लेटर मतलब जो लेटर का मतलब समझो, लेटर का मतलब होता है जिसका नाम बाद में आया है, तो गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो लेटर कौन हुआ, लेटर हुआ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, ये बात तो हमें पता ही है, बार बार है ना बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, दोनों कंपनी के मेमोरेंडम में ये बात लिखी जाती है। जब मैंने कहा ना मेमोरेंडम पढ़ेंगे, तो मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है लायबिलिटी क्लॉज में जाके, लायबिलिटी क्लॉज में हम ये लिख देंगे कि भैया लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये तो हो गई कॉमन, एक जैसी बात है। फिर आती है डिस्टिंग्विश, दोनों में अलग अलग क्या है, ठीक है ना। दो बहनें हैं, दो बहनें क्या कहने, दोनों साथ में, फीचर्स हाथ में, तो दोनों बहनों के सिमिलरिटी क्या है, दोनों बहनें एक जैसी लगती हैं, दोनों की सिमिलरिटी ये है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, एक को काला रंग पसंद है, एक को पिंक कलर पसंद है, तो डिफरेंसेस देखो क्या है, दोनों बहनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कंपनीज, दैट फॉर्मर केस मेंबर विल बी कॉल्ड अपॉन डिस्चार्ज लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि गारंटी कंपनी में आपके पास कॉल कब आएगी, जब वाइंड अप होंगे, है कि नहीं बात। बट लेटर केस, लेटर मतलब समझ गए, लेटर मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, दे में बी कॉल्ड टू डू सो एट, सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, चांद तारे लगा लेंगे, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, कभी भी चांद तारे लगाएं, एट एनी टाइम, कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है, कंपनी के लाइफ टाइम पे भी, कंपनी के लाइफ टाइम पे भी, या फिर उसके वाइंड अप पे भी कॉल आ सकती है। भैया पैसे की जरूरत है कंपनी में, जो कॉल बकाया ना 2 रुपया ले आओ, समझा गया ना बात। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड, ऑब्वियसली बातें बताई दी। कंपनी ऐसी है, ऐप बनाने वाली कंपनी से लैपटॉप से काम चल जाता है, उन्हें इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग पे पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो उन्हें मेंबर से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, या फिर क्या होता है, देयरफॉर सच अ कंपनी मे बी यूजफुल ओनली व्हेन नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड, और वेयर, या फिर उनके फंड्स कहां से अरेंज हो जाते हैं, कहीं और से, जैसे कहीं से फीस आ गई, ठीक है ना, कहीं कुछ सामान गिरवी रख दिया, या भैया दान वान से पैसा आ रहा है, तो आपने कहा यार जो भी दान आया है, ठीक है ना, या हमने कुछ सामान गिरवी रख दिया, वहां से फंड अरेंज कर लिया, शेयर होल्डर से लेने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर को बोल दो भाई बस एक काम कर दो, यार देखो आपसे पैसे नहीं ले रहे ना, शेयर होल्डर तो आप बनी रहे हो, बस गारंटी वाले शेयर होल्डर बन जाओ, गारंटी दे दो। कभी कंपनी वैसे तो भाई कंपनी चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी वाइंड अप की नौबत है तब देते ना भाई पैसा, वैसे तो होगा नहीं, हमें पता है ऐसा, तो भैया लोग क्या कहते हैं, दे देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ले लो गारंटी। अब एक टुच्चा मुच्चा सा केस आया, ठीक है ना, नरेंद्र कुमार अग्रवाल, अरे अग्रवाल जी वर्सेस सरोज, ठीक है जी। अब देखना क्या बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट्स है गारंटी कंपनी के,
है ना, एक गारंटी कंपनी का एक राइट है बहुत ही जबरदस्त। वो राइट सुनो क्या है। मैंने गारंटी कंपनी को एक गारंटी दे रखी है, ठीक है जी, मैंने गारंटी कंपनी को गारंटी दे दी 5 लाख की, ठीक है ना, बाय अंकुर अग्रवाल, ठीक है जी बात, अग्रवाल से अग्रवाल मैच हो गए, अब तुम्हें याद रहेगी बात, राइट। तो भैया मैंने गारंटी कंपनी को 5 लाख की गारंटी दे दी, भाई साहब कभी भी जरूरत पड़े ना वाइंड अप पे तो मैं पैसा दूंगा पूरा, टेंशन वाली बात नहीं है। 5 लाख की गारंटी दी, कुछ सालों के बाद कंपनी चलती जा रही, कोई दिक्कत नहीं, फिर पता नहीं मेरा अचानक से मन बदला और मैं कंपनी के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई साहब मैं, है ना, आपको गारंटी देके गया था कि मैं आपकी कंपनी को 5 लाख रुपए दूंगा वाइंड अप पे, है ना, मुझे पता है वाइंड अप नहीं हो रही, लेकिन मैं ना बेचना चाह रहा हूं अपना हिस्सा, यानी कि मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं अपना शेयर किसी और को बेचना चाह रहा हूं, भैया मेरा शेयर मिस्टर एक्स को दे दिया जाए, राइट, और मेरी गारंटी भी अगर वो लेना चाहे तो भैया वो गारंटी दे दो, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। तो सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात, गारंटी कंपनी को ये अधिकार, गारंटी कंपनी को ये राइट दिया गया है कि वो रिफ्यूज कर सकती है मुझे, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट। वो मुझे कह सकते हैं कि भैया ना सर ना, ऐसा नहीं हो सकता, भैया आपने गारंटी दी है ना, अब हम आपका शेयर जो आपका हिस्सा है या आपकी गारंटी है, हम भैया आपके शेयर को ट्रांसफर नहीं करने देंगे, रिफ्यूज टू, ठीक है। अब जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं वो याद रखना, रिफ्यूज टू ट्रांसफर, ठीक है, इंटरेस्ट। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज द राइट ऑफ द गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर मेंबर ऑफ हिज शेयर। मेंबर क्या कर रहा है, मेंबर अपने इंटरेस्ट को, है ना, अपने शेयर को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करें। तो रिफ्यूज कंपनी, गारंटी कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन द डिफरेंट फूटिंग। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो भाई साहब मेरे पास ऐप है, ऐप, ठीक है ना, राइट, उस ऐप के थ्रू, समझ रहे हो, इस ऐप के थ्रू मैं कभी भी शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं। इस ऐप का नाम है, अगर दिख रहा हो तो, शेयर खान, है कि नहीं बात। तो इस कंपनी या इस ऐप के थ्रू, जिसके थ्रू मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, शेयर खान, है ना, मेरा ब्रोकर है, इनके ऐप के थ्रू मैं कभी भी, बस शेयर मार्केट खुली होनी चाहिए, शेयर मार्केट अगर खुली है तो विद इन अ सेकंड किसी से बिना पूछे, है ना, बिना परमिशन लिए, बिना रिक्वेस्ट के शेयर सेल, अपने, है ना, शेयर्स को कभी भी बेच सकता हूं। द मेंबर्स ऑफ द गारंटी कंपनी मे कैरी प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। यानी कि गारंटी कंपनी में रोका जा सकता है आपको अपना शेयर बेचने से, लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, जो नॉर्मली इसके हम शेयर खरीदते हैं, तो आप विद इन अ सेकंड किसी से बिना पूछे अपने शेयर को खरीद बेच सकते हैं, राइट। तो मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो उनके प्रिविलेज, गारंटी कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनके प्रिविलेज यानी कि उनके फायदे भी डिफरेंट होते हैं, किससे, जो ऑर्डिनरी, है ना, शेयर होल्डर होते हैं, कौन सी कंपनी के, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला, अगली कंपनी को तो कंपनी माना ही नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो कंपनी किताबों कंपनी है। इसे हम क्या नाम देंगे, किताबी कंपनी। कौन सी कंपनी, किताबी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में रखा गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में होती ही नहीं है, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनलिमिटेड कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाती है, अनलिमिटेड। बताओ है कि नहीं बात। तो फिर फायदा क्या सी कंपनी पैसा लगाने का, पैसा भी लगाओ, मैनेजमेंट भी किसी और को दे दो, राइट, और वो नुकसान भी करे तो अपनी जेब से पैसा दो। यानी कि वही कहानी है, घर का टीवी, फ्रिज, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी चांदी की चम्मच, चांदी की पायल, बीवी के गहने, सब जाएंगे, ठीक है।
तो कुटाई और होगी घर में। तो इससे बढ़िया ऐसी कंपनी बनाओ ही मत, और अगर बन भी गई है कहीं तो भैया पैसा मत लगा देना बिल्कुल भी। तो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी हुई? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ठीक है ना। लाइबिलिटी सीज ऑन व्हेन सीजेस टू बी अ मेंबर, यानी कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है, पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन आप उस कंपनी के शेयर बेच देंगे। सीज मतलब रोक, जिस दिन आप उस कंपनी के मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे और उस मेंबरशिप आपकी उस कंपनी में खत्म हो जाएगी, शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, उस दिन आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी खत्म। ऑब्वियसली बात है, ये कोई बताने वाली बात है, ठीक है ना। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड, मजेदार बात, लाइबिलिटी कब अनलिमिटेड होगी? लाइबिलिटी तो उस दिन अनलिमिटेड होगी ना नालायको, जब कंपनी वाउंड अप होगी, यानी कि जब आप पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन करते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई फर्म के पैसे इतने कम है ना, कि उसके डेट चुकाने के लिए घर से पैसा लाना पड़ेगा पार्टनर को, तभी तो सिचुएशन है। यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की नौबत कब आएगी? जब कंपनी बंद होगी। इसका मतलब क्या लिखा है? इसको रिवर्स करके लिखा है, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब तक नहीं होगी? टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, जब तक कंपनी वाउंड अप ना हो। अब अगर मैं एक ऐसी कंपनी का मेंबर हूं, शेयर होल्डर हूं, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बाद पता लगा कि भैया डेट जो बकाया है वो है 1 करोड़, तो 1 करोड़ भैया मैं खुद दूंगा क्या? मैं बेहोश हो जाऊंगा, 1 करोड़ मैं खुद दूंगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? सारा का सारा पाप बोझ मेरे ऊपर ही डाल दो, जो मेरे जैसे और भी मेंबर है उन्हें भी बुलाओ और कंट्रीब्यूशन करवाओ बिल्कुल जिस हिसाब से होना चाहिए। तो यही बात लिखी है, मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। और साथ साथ मेंबर क्या है? मेंबर कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा। तो लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनी डेट एंड लाइबिलिटी, यानी कंपनी की जितनी भी डेट है और लाइबिलिटी है उतने तक हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। और जैसे अदर पार्टनर से भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है, ऐसे ही जो अदर शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी के उनसे भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा। बच्चों वाली बात थी, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन बुक में लिखा है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 डिफाइन द अनलिमिटेड कंपनी एज कंपनी इज नॉट हैविंग लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है ना, राइट। उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर कब खत्म होगी? जब वो शेयर होल्डिंग छोड़ देंगे। द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनी डेट, यानी कि जब तक पूरे डेट ना हो जाए तब तक लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है ना, पर वो दूसरे मेंबर से क्लेम कर सकते हैं। यानी ये वाली बात याद रखो, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम बात नीचे भी लिखी है पॉइंट्स में, राइट। सो लॉन्ग एज कंपनी इज गोइंग कंसर्न द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली लिमिटेड विच कैन बी एनफोर्स बाय द कंपनी, यानी कि वो तो लिमिटेड ही रहेगी जब तक वो बंद नहीं होती। वही बच्चों वाली बात, राइट। क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। वाइंड अप तो कौन करेगा? क्रेडिटर ही तो अर्जी देंगे कोर्ट में कि भैया पैसा नहीं हो रहा तो वाइंड अप करवा दो। जो वाइंड अप करता है, ये बस याद रखना, जो वाइंड अप करता है, वाइंड अप करने वाले वकील का नाम, ठीक है ना, राइट, क्या होता है? लिक्विडेटर। क्या होता है? लिक्विडेटर, जो कंपनी को लिक्विडेट, एक्चुअली कंपनी के वाइंड अप को डिसोल्यूशन नहीं बोला जाता, कंपनी के वाइंड अप को लिक्विडेशन बोला जाता है। कंपनी बह गई, लिक्विडेट हो गई, तो जो उसका लिक्विडेशन करता है उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। तो भैया लिक्विडेटर को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, और वो उनका हिसाब किताब करेगा, राइट। और उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? अनलिमिटेड होगी। ये बात मेंबर्स को पता होती है, ठीक है जी बात, राइट। तो इन शॉर्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप सिर्फ यहां से याद कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मेन और सबसे जरूरी कंपनी है वो है ओपीसी, जिसके चांसेस खतरा बनाएंगे इसके ऊपर, इसके सबसे हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ओपीसी 1% कंपनी। अब सुनेंगे ध्यान से, हुआ क्या, मतलब क्या हुआ ऐसा। कहानी एक्चुअली में इसकी शुरू हुई थी पता कहां से? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। याद है सोलोमन वर्सेस सोलोमन? सोलोमन ने किया क्या? आप खुद सोच के देखो, सोलोमन ने किया क्या। सोलोमन को एक कंपनी बनानी थी, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद आ गया सर? याद आ गया बिल्कुल। उसने 20,000 शेयर्स तो अपने पास रखे, बाकी क्योंकि 7 लोग होने चाहिए तो एक तो वो खुद हो गया, 6 कौन? 5 तो बच्चे, 5 बच्चे और एक बीवी। तो 5 बच्चे और बीवी को कितने दिए? एक शेयर दे दिए।
ताकि वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। क्या हो जाए? जस्ट टू कंप्लाई द फॉर्मेलिटी। भैया फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैंने भैया क्या किया, 6 शेयर अपने घर वालों में एक एक शेयर बांट दिया, एक एक शेयर। यानी एक तरीके से खुद क्या हो गया, 99.999% शेयर होल्डर खुद हो गया और बाकी सारे 20,000 शेयर खुद रखे। तो हमारे कानून बनाने वाले है ना महान लोगों ने ये बोला, भाई ओपीसी को अगर ये ऑप्शन मिलता, सॉरी अगर सोलोमन को ये ऑप्शन मिलता और उससे हम बोलते कि भाई अब तू एक जो कंपनी बनाने वाला है, अब तू जो कंपनी बनाने वाला है उसमें अगर तू अकेला ही मेंबर हो, एक ही शेयर होल्डर हो और बीवी बच्चों को एक शेयर ना बांटना पड़े, तो खुश हो गया? नहीं होगा। वो कहेगा भैया बहुत खुशी की बात है। भाई साहब बहुत खुशी की बात है, क्यों फॉर्मेलिटी में लगवा रहे हो मुझे, एक शेयर बच्चे को, एक दूसरे बच्चे को, फिर वाइफ को, दूसरे बच्चों को, ऐसे शेयर बांटने पड़ रहे हैं। और ये क्यों कर रहा हूं? फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कर रहा हूं। 7 मेंबर की फॉर्मेलिटी। आप एक ही मेंबर को है ना पूरा क्या बना दो, कंपनी का दर्जा बना दो, तो मुझे ये बीवी बच्चों में शेयर बांटने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सोलोमन की अंतरात्मा और सोलोमन की जो आत्मा है जो भटक रही है ना, खुशी खुशी की भाई मैं केस जीत गया, उसकी आत्मा की आवाज सुनकर इंडिया में ओपीसी का कॉन्सेप्ट चलाया। उन्होंने कहा ऐसे ही सोलोमन जैसे लोग जो चाहते हैं बीवी बच्चों में शेयर एक एक बांटना फॉर्मेलिटी है और क्यों करवाते हैं पता नहीं, उनको इजाजत दे दी 1% कंपनी बना ले, वो खुद में पूरी कंपनी माना जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ 7 मेंबर्स, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ प्राइवेट कंपनी में कितने 2 मेंबर्स, एक ही मेंबर, यानी कि एक मेंबर मतलब एक शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर और पूरे के पूरे 100% शेयर उसके पास, तो वो कौन कहलाया गया? ओपीसी। ठीक है जी, क्या कहलाया गया? ओपीसी। अब खामोश सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो आप बेसिक मुद्दा समझ चुके हो, अस्तित्व में आने का कारण क्या था। 262 भैया ये सेक्शन जरूर याद रखना है, 2 सबसेक्शन 62 डिफाइन द ओपीसी, ठीक है ना, राइट, एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। एक ही इंसान क्या होगा? एक ही इंसान शेयर होल्डर होगा, यानी ओनली 1 शेयर होल्डर। कुछ कुछ किसके जैसा है? प्रोप्राइटर के जैसा तो है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खास बात, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दुकान में नुकसान हुआ तो घर बेच के देना पड़ेगा। अगर आप ओपीसी हैं, अगर आप ओपीसी हैं तो दुकान में जो भी नुकसान हुआ घर से पैसा नहीं जाएगा, दुकान से जो जाएगा जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, बाकी तो लॉस हो गया किसका? क्रेडिटर्स का। यही मजा है। किसको दिया गया ये मजा? ये मजा दिया गया प्रोप्राइटर यानी दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को, ताकि वो खुद प्रोप्राइटर होते हुए भी, दुकानदार होते हुए अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कराएं और लिमिटेड लाइबिलिटी का मजा लें। है कि नहीं बात? ओपीसी कंपनी, ठीक है ना, ओपीसी कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। समझ चुके हो बात, है ना, भूमिका बना रहे हैं कि क्यों किया गया। ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर, कैसे डिफरेंस जानो क्यों, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहली बात, अगर वो कंपनी बन गई तो ऑब्वियसली बात है यो हैनी सिंह की डेफिनेशन लग जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, विद सबसे खतरनाक चीज जो मैंने अभी बताया, लिमिटेड लाइबिलिटी का मजा, राइट। वेयरएज प्रोप्राइटर में क्या होता है? प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जो प्रोप्राइटर है वही, है ना, दुकान का मालिक भी, और उसको घर बेचकर पैसे देने पड़ेंगे। एंड ओनर्स एंटिटी एसेट्स कंटिन्यू टू द ऑफिशियल एंड पर्सनल, यानी कि उसकी एसेट्स पर्सनल भी और ऑफिशियल भी दुकान के डेट के लिए लगा दी जाएगी, राइट। अब बात आती है द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। यानी अगर आप ओपीसी बनाएंगे तो ओपीसी बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी बनाने का, पब्लिक कंपनी बनाने का तो भैया बहुत ही तगड़ा प्रोसेस है। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी, बस क्या बताऊं, है ना, राइट, आगे लेवल पे आप सीखेंगे। लेकिन ओपीसी बनाने का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लैपटॉप खोलो, साइट पे जाओ, है ना, गवर्नमेंट की एमसीए की, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाओ, और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप आप ओपीसी बना सकते हैं। नॉर्मली लोग सीए फर्म में जाते हैं या सीएस फर्म में जाते हैं और ओपीसी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओपीसी बहुत ही खतरनाक बात, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ओपीसी को कुछ तो दर्जा देना पड़ेगा, किसके जैसी होगी वो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसी होगी, पब्लिक लिमिटेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड कौन सी, जिसमें जनता का पैसा लगा होता है, जनता का पैसा। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है, आसपास के जानकारी के लोगों का, तो ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के जैसे ही माना जाएगा, राइट। मिनिमम कैपिटल यानी ओपीसी खोलूंगा तो कितने रुपए से खोलूं, 10,000 कैपिटल लेके आऊं ओपीसी के अंदर। कैश टू कैपिटल कितनी एंट्री डालूं ओपीसी के अंदर, तो जज साहब ने कहा भाई साहब मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी नहीं है, यानी कि 1 रुपया तो डालोगे, है कि नहीं बात। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड हैज लीस्ट 1 मेंबर, जितना कंपनी लॉ बताएगा, ठीक है ना, या जितना कंपनीज एक्ट बताएगा उतनी कैपिटल लगानी है, और एक मेंबर ही क्या बनेगा, ओपीसी का मालिक बनेगा। कंपनीज एक्ट ने ओपीसी खोलने के लिए कोई कैपिटल नहीं बताई। अगर कोई कैपिटल नहीं बताई तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल की एंट्री डालेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ओपीसी खोलेंगे, तो भैया 1 रुपया तो लगेगा ही, है कि नहीं बात। इसलिए कई बार टीवी में ऐड भी आता है, 1 रुपए में कंपनी के मालिक बने। 1 रुपए में कंपनी के मालिक बनने का मतलब ये होता है भाई साहब आपको सिर्फ 1 रुपया डालो कंपनी के अंदर, कंपनी तैयार। यानी कैपिटल कितनी चाहिए, 1 रुपया, है कि नहीं बात। तो 1 रुपया मिनिमम तो बनता है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मुद्दे की बात है, अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट देखें तो बस यही ध्यान में रखने हैं एग्जाम के लिए पॉइंट्स में। सबसे पहली मजेदार बात, ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, 1 मैन आर्मी है, मेरे बदले की आग, 1 मैन आर्मी, ठीक है ना। यानी एक ही मेंबर का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करता हूं आपको, शेयर होल्डर, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट प्रिस्क्राइब, कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपए से खोलें बस, और अपनी मर्जी से अगर लाख रुपए देना चाहे तो लाख दें, 10 लाख देना चाहे 10 लाख दें, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी कंपनी में कैपिटल खुद डिसाइड करो, लॉ की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। मेमोरेंडम यानी जो कंपनी का सबसे खास डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी की इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं, उसमें क्या होगा, इंडिकेट द नेम ऑफ अ पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि एक पर्सन जो उस कंपनी का नॉमिनी, ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। भैया ओपीसी का नॉमिनी, अब भैया दुकानदार है, ठीक है, राइट। अब वो तो सिंगल पर्सन है, पता नहीं लाइफ का कुछ भरोसा थोड़ी है कि नहीं बात, कब बुलावा आ जाए, राइट। तो भैया मान लो सर्किट है, सर्किट ने ओपीसी खोली, तो उसका बेटा शॉर्ट सर्किट, है कि नहीं बात, शॉर्ट सर्किट को क्या किया गया, ओपीसी का नॉमिनी बनाया गया। यानी कि एक तरीके से लिख के दिया गया, अगर ओपीसी में जो सर्किट है वो जिंदा ना रहे तो ओपीसी बिजनेस किसके हाथ में जाएगा, तो भैया लड़ मरेंगे घर वाले, छोटा भाई कह रहा मैं, बड़ा भाई कह रहा मैं, चाचा कह रहे मैं, ताऊजी कह रहे मैं, भैया मैं बिजनेस का मालिक हूं। तो भैया जैसे आप ओपीसी खोलेंगे ना, ओपीसी के खुलने के फॉर्म में ही आपको ये भरना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मालिक ये बनेगा। तो सर्किट ने किसका नाम भर दिया, राइट, अपने बेटे का शॉर्ट सर्किट का नाम भर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट 18+ होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो लिखा है उस पर्सन को नॉमिनी का नाम भरा जाएगा हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, अब काम नहीं कर सकते, वो उस ओपीसी का मालिक कहलाया जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर अब कहलाया जाएगा। बात बहुत सही तरीके से सर समझ में आ चुकी है। अदर पर्सन पता है कौन है, नॉमिनी। अदर पर्सन कौन हुआ, नॉमिनी, यानी कि हमारे केस में शॉर्ट सर्किट। तो छोटा सर्किट जिसका नाम है ना गिवन है मेमोरेंडम में, उसकी रिटन कंसेंट लिखित में लेना पड़ेगा। मतलब ये नहीं मैं तो जो नॉमिनी में रहा हूं, हाँ पापा मैं नॉमिनी हूं आपकी कंपनी का, ना व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको, ना फेसबुक पोस्ट डालो आई एम द नॉमिनी ऑफ माई फादर ओपीसी, ना भैया इंस्टा फेसबुक इस पे नहीं, रिटन में बकायदा लीगल पेपर्स पे आपको लिख के देना पड़ेगा, फॉर्म भरकर, ठीक है, आरओसी में जमा होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा होगा, सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बात। सच अदर पर्सन कौन, नॉमिनी शॉर्ट सर्किट। क्या कह रहा है शॉर्ट सर्किट के बारे में, मे बी गिवन राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, ठीक है, उसका राइट है कि वो मना कर दे, पापा से लड़ाई होगी, पापा ने देर है पाटे लगाए, गुस्सा आ गया उसे, मैं नहीं बनना,
ठीक है ना, आपको तो मेरी कोई चिंता नहीं है, आपको तो मैं ऐसा लगता हूं वैसा लगता हूं, ठीक है, मुझे बेदखल कर दो। आप क्या बेदखल करोगे पापा, मैं खुद बिजनेस से बेदखल होता हूं और अपनी कंसेंट देता हूं कि मुझे अब आपकी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनना। जज साहब कह रहे हैं लड़ लिए, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे ये भी अधिकार दिया, राइट। तो वो जब मर्जी चाहे अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। द मेंबर ऑफ ओपीसी, अब किसकी बात है, मेंबर की, यानी कि सर्किट की, जिसके नाम पे ओपीसी है, मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, यानी कि सर्किट चाहे तो नॉमिनी बदल सकता है। ठीक है जी। पिताजी को गुस्सा कर, पिताजी ने कहा अच्छा ज्यादा बोल रहा है बेटे, ठीक है, इतनी बात अपने पापा से अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है, तू क्या खुद कंसेंट देगा? मैं खुद कल ही, है ना, रिटन में जाकर ये लिख दूंगा, फॉर्म में चेंज कर दूंगा कि भैया मेरा ओपीसी अब ये मेरा बेटा शॉर्ट सर्किट नहीं है कि नहीं बात। मैं अपने दूसरे बेटे को या अपनी वाइफ को, ठीक है, मैं किसी और एक्स पर्सन को नॉमिनी बना सकता हूं, ठीक है, तो कह सकता है। अब तुम्हारी अंतरात्मा कहती है सर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी, गर्लफ्रेंड को, है ना, तो भैया यहां कहीं लिखा है कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए? नहीं ना भैया, आप अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बनाओ, ठीक है, और जमाने के हिसाब से बहुत तेज चल रहे हो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान हो गए हो, तो ज्यादा सावधान होने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी नॉमिनी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नॉमिनी रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है ना। और कंपनी ने नॉमिनी को चेंज कर दिया है तो ये बात आप क्या करेंगे, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचित कर देंगे। आई होप बात बहुत ही मजेदार तरीके समझ में आ चुकी है, राइट। अगली बात देखो क्या लिखी है, अगली बात, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया है ठीक है ना, जिसका नाम सच पर्सन कौन है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन, तो वो पर्सन कौन है, नॉमिनी, यानी अपने अपने बेटे का नाम बदल के अपनी वाइफ का नाम रख दिया, किसी और का नाम रख दिया, इज नॉट डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। हम उसे मेमोरेंडम में बदलाव नहीं मानेंगे। यानी कि मेमोरेंडम तो कंपनी की मेन चीजें होती हैं, कंपनी का काम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ठीक है ना, कंपनी से कौन कौन लोग जुड़े हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे, मेन चीजें। छोटे मोटे नाम वाम नॉमिनी बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं तो कि हमने मेमोरेंडम में बड़ा बदलाव कर दिया ना, अच्छा हमने कहा मेमोरेंडम में बदलाव नहीं मानेंगे। अगली मजेदार बात, ओनली अ नेचुरल पर्सन, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ओनली अ ह्यूमन बीइंग ही ओपीसी खोल सकता है, यानी कि बीइंग ह्यूमन, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ओपीसी नहीं खोल सकते। यानी ओपीसी खोलने के लिए आपका सांस लेना बहुत अनिवार्य है। समझ गए सर बात। अब नेचुरल पर्सन कौन होगा, जो इंडियन सिटीजन होगा, कौन होगा नलायक हो, इंडियन सिटीजन होगा, यानी कि उसके पास आधार कार्ड बना होगा, और रेजिडेंट होगा। सर रेजिडेंट अभी बताऊंगा, रेजिडेंट कैसे होता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, राइट, तो वही पर्सन एलिजिबल है ओपीसी खोलने के, ठीक है ना। या जो पर्सन ह्यूमन है और इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन के साथ साथ रेजिडेंट है, सिर्फ वही पर्सन नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। यानी तीन बातें, इंसान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, और रेजिडेंट होना चाहिए। तीनों बातें एक साथ है, इंसान हो, सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, इंसान हो, सिटीजन हो, रेजिडेंट हो। तो अगर ये तीनों बातें पूरी हैं तभी आप ओपीसी खोल सकते हैं, तभी आप ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं। अब आती है बात, सर मैं इंसान हूं, मेरे पास इंडिया का आधार कार्ड भी है, तो मैं क्या हो गया, इंडिया का सिटीजन हो गया। रेजिडेंट कैसे पहचानते हैं, तो सुनना ध्यान से, यहां जो लिखा है अब लॉ में बदल चुका है, यानी कि इनकम टैक्स ने बताया रेजिडेंट कैसे पहचानते हैं, ठीक है जी। तो देखना ध्यान से, इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब रेजिडेंट पहचानते हैं ऐसे, राइट। यानी इनकम टैक्स का सेक्शन 6 ये बोलता है रेजिडेंट कैसे माना जाएगा। सुनना बहुत सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, अगर किसी भी पर्सन की, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की
चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे इंडिया के बाहर का हो, चाहे बिल गेट्स हो, है कि नहीं बात, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हो, राइट, चाहे कोई न्यूजीलैंड क्रिकेटर हो, दुनिया के किसी भी कोने में, अंटार्कटिका में रह रहा हो, कोई भी पर्सन है, पूरी दुनिया का कोई भी पर्सन, अगर उसकी इनकम 15 लाख तक है, यानी 15 लाख या उससे कम है, जैसे 10 लाख है, तो अगर वो इंडिया में रुक गया, इंडिया में कहां रुक गया, 182 डेज कहां पे, इंडिया में, अगर वो इंडिया में 182 डेज रुक गया, ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, तू भैया इंडिया का रेजिडेंट है। सिटीजनशिप का कोई लेना नहीं है, सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन तू क्या है, इंडिया का रेजिडेंट। बात समझ में आ चुकी होगी। तुम बताओ, तुम्हारी इनकम 15 लाख से नीचे, राइट, मैंने भी कहा मेरी इनकम 15 लाख से नीचे, तुम और मैं इंडिया के रेजिडेंट कब बनेंगे, जब तुम या मैं इंडिया में एक साल में 182 डेज रुक जाए। कितने दिन रुक जाए, 182 डेज या उससे ज्यादा, यानी कि 200 दिन रुक गया, 250 दिन रुक गया, 300 दिन रुक गया। तो अगर मैं 182 डेज मिनिमम इंडिया में रुक गया या उससे ज्यादा डेज रुक गया, तो मुझे इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, सुनना ध्यान से, इंडिया की इनकम, इंडिया में कमाई हुई इनकम किससे ज्यादा हुई, 15 लाख से ज्यादा हुई, राइट, मैंने कमाए इंडिया में कितने, 20 लाख रुपए सालाना, है ना, तो अगर मैं 20 लाख रुपए साल के कमा रहा हूं इंडिया में, तो इंडियन इनकम 20 लाख हो गई, 15 लाख से ज्यादा होगी, तो मैं रेजिडेंट पता कब बनूंगा, जब मेरा इंडिया में स्टे इन इंडिया, जब मेरा इंडिया में स्टे कितने दिन का हो जाएगा, 120 दिन या उससे ज्यादा। यानी कि अगर मैं इंडिया में स्टे कर गया 120 दिन, ठीक है जी बात, कितने दिन, 120 दिन, तो मैं इंडिया का रेजिडेंट कहलाया जाऊंगा। उससे ज्यादा मतलब मैं 150 दिन स्टे कर गया, मैं 200 दिन स्टे कर गया, मैं 250 दिन स्टे कर गया, समझ ना बात। तो एक साल में अगर मैं इंडिया में 120 दिन रुक गया तो मैं इंडिया का रेजिडेंट। और इस केस में जब मेरी इनकम 15 लाख से कम है और मैं इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रुक गया, तो मैं इंडिया का रेजिडेंट कहलाया जाऊंगा। समझ में आई ना बात, सर समझ गए बात। इसी के साथ साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं। कोई भी, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात, कोई भी ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती किसी और कंपनी में। अब सोलोमन है ना, ओपीसी जो हमने बनाई इन्हीं के बेस पर, इन्हीं की कहानी से, सर्किट की ओपीसी थी। सर्किट कह रहा है भाई साहब दम घुट रहा है सर मेरा दम घुट रहा है, मुझे ले चलो यहां से। मैंने कहा भाई कहां जाएगा, ओपीसी में मजा नहीं आ रहा, ओपीसी में मजा नहीं आ रहा, अब मैं अपने आप को ना प्राइवेट कंपनी में तब्दील करना चाहता हूं, मैं अपने आप को पब्लिक कंपनी में तब्दील करना चाहता हूं। तो भैया कानून बनाने वाले जज साहब ने क्या बोला, भाई 2 साल तक तुम अपने आप को प्राइवेट कंपनी में तब्दील नहीं कर पाओगे, ना पब्लिक कंपनी में तब्दील कर पाओगे, यानी तुम्हें 2 साल 1 और 2 एज अ ओपीसी ही ऑपरेट करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, एज अ ओपीसी, राइट। यानी कि पहला साल ओपीसी की तरह काम करो, दूसरा साल ओपीसी की तरह काम करो। 2 साल कंप्लीट होते हैं, अगर मन में अंतरात्मा से आवाजें आती हैं कि भैया बदल लो अपने आप को, तो आप बदलाव कर लो खुद का, चाहे प्राइवेट में बदल जाओ, चाहे आप पब्लिक में बदल जाओ, मर्जी आपकी है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन मतलब 2 साल के बीच में, क्या 2 साल के बीच में, यानी कि यहीं कहीं, क्या मैं यहीं कहीं अपने आप को ओपीसी से पब्लिक कंपनी में या ओपीसी से प्राइवेट कंपनी में कुदा सकता हूं? जज साहब ने कहा कुदा सकते हो अगर हैसियत बढ़ जाए। तो मैंने बात क्या बढ़ जाए, औकात, हैसियत अगर ऊंची हो गई, ठीक है, हैसियत अगर ऊंची हो गई तो फिर दर्जा भी ऊंचा मिलेगा, बिल्कुल अमिताभ बच्चन के सूर्यवंशम की तरह, है ना। हैसियत अगर ऊंची है और मान सम्मान इतना बड़ा है तो आपको आर्बिट्रेटर बना देंगे। ऐसे ही हैसियत अगर ऊंची हो गई, मान सम्मान ऊंचा हो गया, तो आपको ओपीसी से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बनाने की इजाजत। अब हैसियत कैसे पहचाननी है भैया, हैसियत कैसे पहचाननी है ये तो बता दो। तो जज साहब ने कहा भाई हैसियत पहचानने का क्राइटेरिया ये है, अगर आपकी पेड अप कैपिटल, कौन सी, पेड अप कैपिटल निकल जाए 50 लाख से ज्यादा, मैं क्या लिख रहा हूं, मोर देन, ठीक है ना, मोर देन 50 लाख। अगर क्वेश्चन आया और उसमें लिखा है
कि ओपीसी की पेड अप कैपिटल बिल्कुल बराबर है 50 लाख के, यानी ओपीसी की पेड अप कैपिटल 50 लाख है, तो फिर कंपनी ओपीसी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो कैपिटल 50 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा है, ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तो 50 लाख से ज्यादा हुई तो आप अपने आप को कन्वर्ट कर लो, चाहे 2 साल पूरे ना हुए हो। या फिर टर्नओवर का मतलब आप बहुत अच्छे समझते हो, टर्नओवर निकल जाए 2 करोड़ से ऊपर। कितने से ऊपर? 2 करोड़, यानी आपकी हैसियत कितनी पहुंच गई? हैसियत हो गई 2 करोड़ से ऊपर की। तो जज साहब ने बोला अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर निकल गया, 2 साल पूरे भी नहीं हुए, तो 2 साल से पहले ही अपने आप को कन्वर्ट कर लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, दी इजाजत। राइट, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों बातें, राइट, ये दोनों बातें यही लिखी हैं बढ़िया तरीके से। राइट, क्या लिखा है देखना, यहां सिर्फ क्या लिखा है, यहां सिर्फ बात लिखी है 182 डेज वाली, लेकिन अब 182 डेज के साथ साथ 122 डेज का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका है। ठीक है जी, बात आगे पढ़ते हैं। राइट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। तो भैया लाइन थोड़ी लगा दोगे, ओपीसी पे ओपीसी, ओपीसी पे ओपीसी, पहले एक ओपीसी फिर दूसरा ओपीसी, पहले सर्किट फिर मुन्ना, है ना, फिर छोटा मुन्ना फिर बड़ा मुन्ना। एक इंसान अपने नाम पर, अपने वजूद पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर, अपने आधार कार्ड पर एक ही ओपीसी खोल सकता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी ओपीसी खोलने जाऊंगा तो वकील साहब, चार्टेड अकाउंटेंट क्या कहेंगे? कहेंगे भैया ओपीसी खोल लिया है, डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे, आधार कार्ड लिया, उससे मेन चीज आधार कार्ड लिया और पैन कार्ड। आधार कार्ड पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जैसे ही मैं आधार कार्ड दूंगा और पैन कार्ड दूंगा तो उनके कंप्यूटर में ही लिखा आ जाएगा दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लिखा था ना हमारे पास भी, दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अरे ये तो रजिस्टर्ड है पहले से, इस आधार कार्ड पर और इस पैन कार्ड पर ओपीसी पहले से खुली हुई है, तो भैया दूसरी मत खोल सकते आप, दूसरी ना खोल पाओगे। ठीक है, तो ये लिखिए बात, एक पर्सन एक ही ओपीसी खोलेगा, समझ ना बात, और एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। यानी कि शॉर्ट सर्किट कह रहा है मैं पापा सर्किट का नॉमिनी भी बनूंगा और मुन्ना भाई का भी नॉमिनी बनूंगा। तो जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, अगर तू पापा सर्किट की ओपीसी में नॉमिनी है तो मुन्ना की ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता, यानी नॉमिनी भी एक ही ओपीसी का बनाया जा सकता है। अब बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, मान लो शॉर्ट सर्किट मुन्ना की ओपीसी का नॉमिनी और अपने पापा सर्किट ओपीसी का भी नॉमिनी, और दोनों की मृत्यु हो जाए तो एक बच्चा यानी एक पर्सन जो शॉर्ट सर्किट है वो 2 ओपीसी कैसे चला लेगा? बल्कि लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है कि एक बंदा एक ही ओपीसी चलाएगा। तो उन दोनों के मरने पर अगर आप नॉमिनी को 2 ओपीसी का ओनर बना दोगे तो लॉ डिफीट नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या बोला गया, इसलिए यही बात बोली गई, एक बंदा एक ओपीसी, एक बंदा एक ही नॉमिनी कहलाया जाएगा। ठीक है, अगली बात जो मैं पहले बता चुका हूं, शॉर्ट सर्किट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से ऊपर, यानी माइनर है ना, नो माइनर शैल बिकम द मेंबर, यानी कि एक बच्चा ओपीसी नहीं खोल सकता, ना ही बच्चा नॉमिनी बन सकता। बस वो ओपीसी में एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए आ सकता है। जैसे पार्टनर में उसे बेनिफिट्स के लिए रख लेते हैं ना, ऐसे हम कह देंगे भाई तू बेनिफिट्स के लिए आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी बात। अगली बात देखो, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी आप जानते हैं एनपीओ कंपनी, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करो। यानी कि ओपीसी एनपीओ कंपनी नहीं हो सकती, यानी एनपीओ कंपनी जिनके ऑब्जेक्ट में ये लिखा होता है कि हमारा काम और हमारा धर्म कर्म सिर्फ लोगों की सेवा करना है, जैसे बीइंग ह्यूमन सलमान खान के, है ना, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन के ऑब्जेक्टिव में लिख रखा है कि भैया मेरा कर्तव्य है, मेरी कंपनी का मेन काम है लोगों की सेवा करना। सेवा करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जज साहब ने क्या बोला, ओपीसी बनेगी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनेगी, सेवा एनपीओ कंपनी नहीं बन सकती। तो यही बात लिखी है। सच कंपनी यानी सच कंपनी मतलब ओपीसी, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड, 2 साल के बाद कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू द सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है ना, हालांकि वो 2 साल के बाद या बीच में 2 साल के बीच में जो भी मैंने आपको बताई थी बात, 2 बातें, वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बात बताई वो ये लिखी, ठीक है ना, ध्यान से देखना क्या लिखा है, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड। बात समझ में आ चुकी है, जब तक कि 2 साल पूरे ना हो जाए। राइट सर, बिल्कुल समझ गए बात।
जब तक 2 साल पूरे ना हो जाए। किस डेट से 2 साल, किस डेट से गिनने हैं? 2 साल गिनने हैं ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से उसका जन्म हुआ है, जब से उसके पास सर्टिफिकेट आया है ना, उस सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होगी उस सर्टिफिकेट की डेट से 2 साल गिनने हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? 2 साल के बीच में अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर निकल जाए, क्या वर्ड लिखा है? 50 लाख से ऊपर, बियॉन्ड 50 लाख चली जाए, या फिर और दोनों में से कोई भी एक बात, टर्नओवर कितना हो जाए? 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है जी, क्या हमने यही बात सीखी नहीं सीखी? सीखी नहीं सीखी सर? बिल्कुल यही बात सीखी, ये लिखी दोनों बातें। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। राइट, तो ये वाली बात पूरी होगी। ये वाली बात देखो क्या लिखा है, ओपीसी क्या नहीं कर सकती। एक बात, ओपीसी तो देखो सेक्शन 8 कंपनी तो बन नहीं सकती, साथ की साथ ओपीसी ये बिजनेस नहीं कर सकती, यानी कि हिंदी में लिख लें ओपीसी एनबीएफसी, शॉर्ट में लिख लेते हैं एनबीएफसी, ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती। सर ये एनबीएफसी का बिजनेस क्या होता है? एनबीएफसी बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी होती है इनका बिजनेस होता है लोन देना, एडवांस यानी कि डिपॉजिट, एडवांस डिपॉजिट लेना, शेयर्स वगैरह खरीदना बेचना, डिबेंचर वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह है ना, खरीद बेच करना, ये इनका बिजनेस होता है। यानी कुछ कुछ अंजलि किसकी तरह है? बैंक की तरह होता है। राइट, तो जज साहब ने क्या बोला? ओपीसी वो बिजनेस नहीं कर पाएगी जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी करते हैं। ठीक है ना? राइट, एनबीएफसी जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एनबीएफसी है वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है ना, बजाज फाइनेंस डालोगे तो पता लगेगा वो एनबीएफसी है, वन ऑफ द है ना टॉप मोस्ट कंपनी इन दीज बिजनेस, है कि नहीं बात? राइट, तो ये काम ओपीसी नहीं कर सकता भाई, ये बहुत खतरनाक काम होता है। करोड़ों रुपए, कोई कंपनी आ गई कि भैया मुझे तो 500 करोड़ की जरूरत है ना लोन की, एनबीएफसी से मांग रहे हैं वो, तो भैया एनबीएफसी के पास पैसा होना चाहिए। ओपीसी तो वैसे ही दुकानदारों के लिए, ट्रेडिंग के लिए मेनली कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, सोलोमन जैसे जूते का व्यापार करता था, ट्रेडिंग वालों के लिए मोस्टली ये है ना कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सर समझ गए? तो देखो यही बात लिखी है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब एनबीएफसी बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, यानी कि वो शेयर वगैरह भी, डिबेंचर वगैरह भी नहीं ट्रेड कर सकते। आखिरी पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर, अब समझ में एनी ऑफिसर क्यों लिखा है? ओपीसी का मालिक सर्किट ने कोई ऑफिसर रख रखा है, यानी इंप्लॉय रख रखा है, तो ऑफिसर को क्या बोल दो? इंप्लॉय। राइट, सर्किट ने अपने ही ओपीसी में एक इंप्लॉय रखा है, उसे बोल दिया ऑफिसर कि भाई तू हमारी कंपनी का ऑफिसर है। कॉन्ट्रावेन तोड़ता है, अगेंस्ट जाता है, द प्रोविजन यानी कि कानून के अगेंस्ट जाता है, कानून तोड़ता है, तो भैया सजा मिलेगी गब्बर सिंह की तरह और बराबर मिलेगी। सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। सजा कितनी है? एक्सटेंड टू, यानी कि फिक्स नहीं है, एक्सटेंड टू, केस टू केस डिपेंड करता है। 10,000 रुपए ये तो देने हैं, 10,000 रुपए तक। फ्रॉड छोटा मोटा था या कॉन्ट्रवेंशन छोटा मोटा था तो 2,000 देके छोड़ दिया, 4,000 देके छोड़ दिया, 7,000 देके छोड़ दिया, वो है ना डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर केस के हिसाब से। राइट, तो सजा 10,000 तक हो सकती है। और विद यानी साथ साथ एक सबसे खतरनाक बात जो याद रखनी है, राइट, 1,000 रुपी एवरी डे। क्या लिखा है? हर दिन, एवरी डे, है कि नहीं बात? साथ साथ 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी सर? कब तक चलती रहेगी? जिस समय तक सच कॉन्ट्रवेंस कंटिन्यू, यानी कि वो अपराध, वो कॉन्ट्रावेन 4 महीने चला, मोटा मोटा मान लो चलो 120 दिन, ठीक है ना, तो ये तो देनी ही है फिक्स, ये तो आपके ऊपर लगना ही है। 8,000, 7,000, 10,000 जो भी है, साथ साथ क्या रखना पड़ेगा?
साथ साथ आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपए इंटू 120, ठीक है ना। इतनी पेनल्टी आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से फिक्स हो गई है ना, एक तरीके से तो फिक्स होगी, इतनी देनी है जो बताया जाएगा। साथ में ये वेरिएबल भी होगी, जितने दिन बेईमानी चल रही है, जितने दिन है ना कॉन्ट्रमेंस कंटिन्यू है, उतने दिन के हर दिन के 1000 रुपए जोड़ते जाना। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, राइट। और ये पेनल्टी कब लगेगी? चाहे ओपीसी का मालिक गलती करे, चाहे ओपीसी का कोई ऑफिसर गलती कर दे, ठीक है, समझ में बात। इसके बारे में कुछ है ना बातें सिंपल तरीके से लिखी हैं, आप जानते हैं है ना। मैंने बहुत डिटेल में आपको ओपीसी पढ़ाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। 1 मेंबर ही कंपनी है, ठीक है ना। चरित्र क्या होगा? नेचर होगा प्राइवेट कंपनी जैसा। क्यों करा गया? क्यों? वाई दिस कोलैबोरेटी, है ना। छोटे दुकानदारों को और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी का मजा ले सके, ठीक है ना। प्रोसीजर बहुत सिंप्लीफाइड है, आप लैपटॉप के थ्रू ही बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मजा है और लिमिटेड लाइबिलिटी का भी मजा है। आई होप बात आपको बहुत बहुत डिटेल में समझ में आ चुकी है, चीजें याद भी हो चुकी हैं कि हमें ओपीसी में क्या बातें लिखनी है और कैसे लिख के आना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उम्मीद है, ठीक है, कि आप ये याद कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा अगले नए लेक्चर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे कंपनी तब पढ़ेंगे। तब तक आपको पता ही है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, दुआओं में याद रखना है।